हेलो एवरीवन। बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर का, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे इतने क्वेश्चन बनते हैं कि ये समझ लो कि कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे वो तुम बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हो या फिर नीट या फिर मेंस, हर एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। टॉपिक का नाम बच्चों सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। तो आज हम लोग इस पूरे टॉपिक पर अच्छे से बात करेंगे, इस टॉपिक के पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और सिर्फ समझेंगे ही नहीं, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ताकि कहीं भी किसी भी एग्जामिनेशन में कैसा भी क्वेश्चन हो हम उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, बट आगे बढ़ने से पहले मैं तुम सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि जो भी वीडियोस, जो भी लेक्चर जिस दिन आए उसके नोटिफिकेशन तुमको तुरंत मिले ताकि वो पेंडिंग न रह जाए। क्योंकि सबसे ज़रूरी है साथ चलना। अगर लेक्चर छूटेंगे, हम पीछे छूटते चलेंगे तो बाद में फिर इतने ज़्यादा बैकलॉग हो जाएंगे कि फिर उसको कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा। तो साथ चलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो डेली वीडियोस लेक्चर आते हैं उनको देखो, नोट्स बनाओ, समझो, प्रैक्टिस करो, उस टॉपिक को उस दिन ही पूरी कोशिश करो कि फिनिश ऑफ कर दिया जाए। स्पेशल केस में ठीक है, एक आध दो दिन हम लोग अगर हो सकता है तो इट्स मैनेजेबल, बट कोशिश करना है कि साथ साथ ही चले। ठीक है, चलो तो चलते हैं बच्चों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। सुनो, ये एक्चुअली है क्या? अभी तुम कहोगे, मैं तुमको बताऊंगा तो तुमको लगेगा कि यार इसमें कुछ नया क्या है, ये तो हम लोग पहले से जानते ही हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, इस चीज़ को हम लोग बहुत बार बहुत जगह अप्लाई करते हैं, बट कूलॉम्स लॉ के केस में हम उसको अभी पढ़ने जा रहे हैं। देखो समझो ये है क्या। हम सब जानते हैं बच्चों कि कूलॉम्स लॉ जो है वो दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाले फोर्स को डिफाइन करता है कि अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं, किसी सर्टेन डिस्टेंस पे हैं, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा। ठीक है, और अगर बीच का मीडियम वैक्यूम है तो फोर्स के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला जैसा कि हम सब जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² होता है। ठीक है, ये हम लोग सब जानते हैं। इसके वेक्टर फॉर्म को ही पढ़ा हम लोगों ने। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल है, तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच तो लगने वाले जो फोर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझको Q1 पर फोर्स निकालना है बाई Q2, तो Q1 पर फोर्स Q2 कितना लगाएगा, ये कूलॉम्स लॉ अच्छे से मुझको बताता है। दो चार्ज पार्टिकल की बात है ये। लेकिन हमेशा दो ही चार्ज पार्टिकल तो नहीं होंगे ना। जस्ट इमेजिन ए कंडीशन कि मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है कैपिटल Q, ठीक है, और इसके आसपास, इसके इर्द गिर्द, इसके सराउंडिंग में बहुत ढेर सारे पॉइंट चार्जेस भी मौजूद हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक चार्ज है Q1, यहाँ पे एक चार्ज Q2, यहाँ पे एक चार्ज Q3, Q4, Q5 एंड Qnth। n चार्ज टोटल प्रेजेंट है और एक बेचारा चार्ज सबके बीच में अकेला चुपचाप बैठा हुआ है। ये सारे चार्ज मिल करके इस Q को मारेंगे, फोर्स लगाएंगे। अब उस कंडीशन में इस पर जो टोटल फोर्स होगा वो उसके लिए कोई कूलॉम का अलग से नियम नहीं है कि अगर एक चार्ज पर ढेर सारे चार्ज फोर्स लगाएंगे तो फिर कूलॉम का नियम उस कंडीशन में क्या होगा। दो चार्ज पार्टिकल के लिए कूलॉम का नियम कहता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे फिर, तो समझो यहाँ पर होता क्या है। जैसे मैंने कहा ये Q एक चार्ज है और उसको आसपास N चार्ज घेर के बैठे हैं, और ये कहने की बात नहीं कि सारे के सारे चार्ज क्या स्टैटिक है। हम लोग भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, तो नो नीड टू मेंशन एवरी टाइम। किसी स्पेशल केस से मूव होगा तो बताया जाएगा, मगर जब तक नहीं कहूँगा तब तक तुमको मान के चलना है कि द चार्जेस आर स्टैटिक। ठीक है, अब ये इस Q पर ये जो टोटल फोर्स लगेंगे, भाई N चार्ज है तो टोटल N फोर्स लगेंगे, Q1 लगाएगा, Q2 लगाएगा, Q3 एंड सो ऑन। तो टोटल फोर्स Q पर कितना आएगा, रिजल्टेंट जो होगा, नेट फोर्स होगा, वो हमको कैसे पता करेंगे। वो उसी के लिए हमको पढ़ना होता है बच्चा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब ये क्या कहता है सुनो। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं अगर तुमको मान लूँ
कि Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस मान लो R1 है, Q1 Q2 के बीच Q2 के बीच का डिस्टेंस मान लो R2, ये R3 डिस्टेंस पर है इससे, ये R4 डिस्टेंस पर है, और करते करते जो nth वाला चार्ज है वो मान लिया मैंने Rn डिस्टेंस पे है। ठीक है, इनमें से कोई पॉजिटिव है कोई निगेटिव है, तो उसके हिसाब से कोई इसको अट्रैक्ट करेगा कोई इसको रिपेल करेगा, उसमें मैं भी नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ फोर्स की बात कर रहा हूँ। वो फोर्स अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव, रिलेटेड भी जो भी हो, वो डिपेंड करेगा भाई Q1 Q2 एंड Q का नेचर क्या है, तो कुछ भी हो सकता है, वॉट जो भी है। हमें यहाँ पर नेट फोर्स कैसे निकालेंगे उससे मतलब है। ठीक है भाई, अट्रैक्टिव रिपल्सिव के हिसाब से क्या होगा, डायरेक्शन है चेंज करेगा सिर्फ। अगर ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स इधर होगा, अगर ये इसको रिपेल करेगा तो फोर्स इधर होगा, उसके अलावा तो और तो कुछ होगा नहीं। तो फोर्स अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है, लेट इट बी, जो भी है हमको वेक्टरली ऐड करना है, इट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, कुछ बातों को समझो। जैसे सबसे पहली बात, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में तुमको दो बात ध्यान रखनी है। जो पहली बात है वो थोड़ा सा तुम्हारे लिए नया होगा, और जो दूसरी बात है उसमें नया कुछ भी नहीं है, वो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, मैकेनिक्स में खूब पढ़े हैं उसको हम लोग। पहली बात समझो क्या है, तो पहली बात ये कही जाती है कि किसी भी चार्ज को, पॉइंट चार्ज को, जब ढेर सारे आसपास के चार्ज घेर के बैठे होते हैं, तो किसी भी एक बात ध्यान सुनना, किसी भी एक चार्ज का जो फोर्स होगा Q पर, वो बाकी चार्जेस के होने या न होने से फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे एग्जांपल के तौर पे Q1 ने कैपिटल Q को F1 फोर्स से अट्रैक्ट किया, मान लो कुछ ऐसे, F1 फोर्स से अट्रैक्ट किया। ठीक है, और ये F1 फोर्स कैसे निकालेंगे भाई, दो चार्ज पार्टिकल के लिए तो कूलॉम्स लॉ ही हमारे पास निकाल लिया मैंने। अब ये जो फोर्स F1 है किसके बीच है, Q1 और Q के बीच है। ये फोर्स अगर मैं Q2 को हटा दूं तो क्या इस Q1 पर कोई, इस F1 पर कोई फ़र्क पड़ेगा? जस्ट कॉमन सेंस लगाओ यार, ये F1 में इस फॉर्मूले में इस Q2 का कोई हाथ, अब ये Q2 परेशान मत होना, ये जो Q2 फॉर्मूले में है बच्चा, ये कैपिटल Q है ना, मैं लिख दे रहा हूँ, जब बच्चे परेशान हो जाएंगे फिर। ठीक है, कुछ ऐसा। तो Q1 और Q के बीच फोर्स ये लग रहा है। क्या इस फॉर्मूले में कहीं भी R1 उनके बीच के डिस्टेंस है? इस फॉर्मूले में कहीं भी Q2 का कोई नामो निशान आ रहा है क्या? तो अगर मैं Q2 को हटा दूँ या Q3 को हटा दूँ या Q4 को आगे पीछे कर दूँ या Q5 को हटा अगर कोई दूसरा चार्ज ला दूँ, उससे Q1 और F के बीच जो फोर्स लग रहा था उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? दो चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स लगता है ये केवल इनके आपसी मामला है, अगल बगल कौन है कौन नहीं है उससे रत्ती भर का फ़र्क नहीं पड़ता है। बस यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि जब किसी चार्ज को ढेर सारे चार्ज मिलकर फोर्स लगाते हैं तो किसी एक चार्ज का जो फोर्स होता है बाकी चार्जेस के प्रेजेंस से अनएफेक्टेड रहता है। अगर ये Q2 नहीं भी होगा तो Q1 कैपिटल Q पर उतना ही फोर्स लगाएगा, अगर Q2 आ भी जाएगा तब भी उतना ही फोर्स लगाएगा। आखिर क्यों बदलेगा? ये फोर्स के फॉर्मूले में कहीं Q2 का रत्ती भर भी हाथ है क्या? हाँ, Q2 का Q का जो आपस का फोर्स है वो Q2 की बात होगी, वो सिर्फ Q2 पर डिपेंड करेगा। Q2 और Q के बीच जो फोर्स है उसका Q1 से कोई मतलब नहीं है। तो व्हाट आई वांट टू से, फर्स्ट पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स दैट, कि कभी भी किसी चार्ज के सराउंडिंग ढेर सारे चार्ज अगर होते तो उस पर ढेर सारे चार्जेस का अलग अलग फोर्स लगता है, और हर एक चार्ज का फोर्स कूलॉम्स लॉ के द्वारा निकाल सकते हो, लेकिन वो फोर्स बाकी अदर चार्जेस के प्रेजेंट होने से फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि हर चार्ज का जो फोर्स है वो सेपरेटली निकालना होगा। वो Q2 मतलब कहने का ये हुआ कि जब मैं Q1 और Q का फोर्स निकाल रहा हूँगा तो ब्लाइंड बन जाना,
ब्लाइंड इन द सेंस कि Q1 और Q के अलावा आसपास कौन है मत देखना। जब टोटल फोर्स निकालोगे, नेट फोर्स निकालोगे, तब तो सारे फोर्स को ऐड करेंगे ही। तो नेट फोर्स जो होगा वो तो हर चार्ज पे डिपेंड करेगा, हर चार्ज के प्रेजेंस होने से डिपेंड करेगा, लेकिन एक चार्ज का फोर्स तो उसी पर डिपेंड करेगा ना। तो जब भी हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल मुझको कैपिटल Q और Q2 के बीच फोर्स निकालना है, तो मैं सिर्फ Q2 और कैपिटल Q को देखूंगा। उसके आसपास पूरे दुनिया भर का चार्ज पड़ा हुआ है, उससे नेट फोर्स पर इफेक्ट पड़ेगा। Q2 और Q के बीच जो फोर्स लग रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो जब क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, 3 चार्ज होंगे, 4 चार्ज होंगे, 6 चार्ज होंगे, तो वहाँ पर इस बात को ध्यान रखेंगे। जब भी हम किसी चार्ज, 2 चार्ज की फोर्स निकाल रहे होंगे तो बाकियों से हमारा फिलहाल मतलब नहीं होगा। हाँ, जब टोटल फोर्स, अब तुमसे मैं पूछ लूँ इस पर नेट फोर्स क्या हो, जैसे फॉर एग्जांपल Q1 ने अट्रैक्ट किया, Q2 ने रिपेल किया विथ फोर्स F2, Q3 ने भी रिपेल किया विथ फोर्स F3, Q4 ने अट्रैक्ट किया विथ फोर्स F4 एंड सो ऑन। इसका फोर्स मान लो कितना है बालक, Fn। ठीक है, तो जब मैं टोटल फोर्स निकालूंगा तो टोटल फोर्स तो भाई हर चार्ज के होने ना होने से डिपेंड, फर्क पड़ेगा। अगर मैं Q2 को हटा लूँ तो उससे F1 पर तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो टोटल फोर्स लग रहा है उस पर तो फर्क पड़ेगा। तो यहाँ टोटल फोर्स की बात नहीं हो रही है, किसी भी 2 चार्ज के बीच के फोर्स की बात हो रही है। तो इसी प्रिंसिपल को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात जो हमको ध्यान रखनी है कि ऐसे कंडीशन में जब किसी चार्ज के चारों तरफ ढेर सारे चार्ज होते हैं, तो उस चार्ज पर जो नेट फोर्स होता है, टोटल रिजल्टेंट, वो जितने भी फोर्स लग रहे हैं, जितने भी चार्जेस के द्वारा, F1, F2, F3, F4, Fn, उन सब का वेक्टर सम होता है। अब तुमको कैसे, ये तो हम जानते हैं पहले से, वेक्टर हम पढ़ भी रहे हैं, इनफैक्ट पढ़े ख़त्म भी कर चुके। इतना क्वेश्चन हम लोग 11th में किया, वो तो हम सब जानते हैं। किसी बॉडी पर अगर 10-12 फोर्स लग रहे हो तो जो नेट फोर्स होगा उन 10-12 फोर्सेस का वेक्टर सम होता है। ठीक है, तो वही इसका सेकंड पॉइंट भी है। तो अगर मैं इस पर नेट फोर्स निकालूँ F नेट, तो F नेट विल बी F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा बालक, Fn तक। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल पर जो नेट फोर्स होगा वो सारे चार्जेस के द्वारा लगाए गए फोर्स का वेक्टर सम होगा। और किसी भी एक चार्ज का जो फोर्स है कैपिटल Q पर या दूसरे चार्ज, किसी चार्ज पर, वो बाकियों चार्ज से बिल्कुल भी किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, अगर इसको मैं फॉर्मूले में लिखूं तो F1 को क्या बोल सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर R1 कैप। ठीक है, R1 कैप मतलब Q1 और Q के बीच का कोई एक यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन को डिफाइन करता होगा, अट्रैक्टिव रिपल्सिव जो भी है, प्लस F2 को बोल सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ Q2 को मैं कैपिटल Q बोल दूँ तो Q2 इंटू कैपिटल Q बाई R2 स्क्वायर इंटू R2 कैप। R2 कैप इन दोनों के बीच में कोई एक यूनिट वेक्टर है। इसी तरीके से nth पार्टिकल का जो फोर्स होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn Q बाई Rn स्क्वायर इंटू Rn कैप। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग नेट फोर्स फाइंड कर सकते हैं किसी चार्ज पर, अगर उस पर ढेर सारे चार्ज पार्टिकल के द्वारा फोर्स लग रहा हो तो बच्चों ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो कि बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है। और जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो उस बात को ध्यान रखेंगे कि जो नेट फोर्स होगा वो हमेशा सारे फोर्सेस का वेक्टर सम होगा, जो ऑब्वियसली हम लोग पहले से जानते भी हैं वेक्टर्स में। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब चलेंगे क्वेश्चन की तरफ कि इस प्रिंसिपल को क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे और कूलॉम्स लॉ पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं रिगार्डिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसको अच्छे से कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ जल्दी।
तो चलो अब बच्चों देखते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इनको सॉल्व कैसे करेंगे। और बहुत बेसिक से शुरू करते हैं, बहुत बेसिक से एकदम ज़ीरो से शुरू करेंगे और जितने लेवल तक हम लोग जा सकते हैं, जितने लेवल तक क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, हर लेवल को टच करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। एक लेक्चर में नहीं होगा, 2 में करेंगे, 3 में करेंगे, लेकिन सारे टाइप को हम लोग अच्छे से समझते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे बेसिक क्वेश्चन पहले लिया मैंने कि 3 पॉइंट चार्ज है, 3 पॉइंट चार्ज है, ईच ऑफ देम इज क्यू आर प्लेस्ड एट 3 वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए। ठीक है, 3 पॉइंट चार्ज है, तीनों की वैल्यू दी है बालक क्यू, क्यू और क्यू, जैसा कि फिगर में देख रहे हो। इन तीनों पॉइंट चार्जेस को एक इक्विलैटरल ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स पर रख दिया गया है, जिसकी साइड भी दे रखी है हमको ए। अच्छी बात है। फाइंड क्या करना है, फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन वन ऑफ द चार्जेस। किसी भी एक चार्ज पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स निकालो। अब जो कि सिमेट्रिकल फिगर है, सभी चार्ज सेम है, ट्राइंगल की साइड भी सबकी सेम है, तो किसी भी एक पर फोर्स निकालोगे तो आंसर सेम आएगा। तो इससे क्वेश्चन में कह दिया है कि ऑन वन ऑफ द चार्जेस। अगर चार्जेस अलग अलग होते, फिगर सिमेट्रिकल नहीं होता, तो बताता कि भाई इस चार्ज पर फोर्स निकालो, उस चार्ज पर फोर्स निकालो। लेकिन जो कि सिमेट्रिकल है तो किसी भी एक पर निकालोगे आंसर विल बी सेम। चाहे इस पर निकालो, चाहे इस पर निकालो, चाहे इस पर निकालो, किसी में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है क्या है। 3 पॉइंट चार्ज दिए गए, एक ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स पर रख दिया, और ट्राइंगल भी कैसा, इक्विलैटरल ट्राइंगल। किसी एक चार्ज पे हमको नेट फोर्स निकालना है, तो जाहिर सी बात है किसी भी एक चार्ज पर 2 चार्ज फोर्स लगाएंगे। ठीक है, उन दोनों का हमको रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बाद याद रखना कि एक चार्ज का फोर्स जो होगा किसी दूसरे चार्ज पर, दूसरे चार्ज की वजह से अफेक्टेड नहीं होता। जब मैं इन दोनों का फोर्स निकाल रहा हूँगा तो इससे कोई भी होने का कोई मतलब नहीं है। एंड सेम इज ट्रू फॉर दिस। और दूसरी बात कि दोनों का जो नेट फोर्स होगा उसका क्या निकालूंगा, वेक्टर सम। ये 2 लर्निंग हम लोगों ने सीखी है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में, उसी को अप्लाई करेंगे। चलो, तो क्वेश्चन को अपने कन्वीनियंट के लिए मैं कुछ नाम दे दिया, ए, बी और सी, ताकि पता हो किस पर निकालना है। हमेशा मैंने एक बात कहा है ना कि फोर्स के बारे में 2 बात याद रखना, एक कौन और दूसरा किस पर। अब जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं ना कि भूल जाते हैं कि यार फोर्स ये वाला किसके बीच में था, तो खुद को इसको रिवाइंड करना है कि फोर्स किसका निकालना है और किस पर निकालना है। ठीक है, ऐसे फॉर एग्जांपल मुझको सी पर फोर्स निकालना है, किसी पर निकालो, मैंने सी को ले लिया। अब सी पर 2 लोग फोर्स लगाएंगे, कौन कौन, एक जो ए पर बैठा है, एक जो बी पर बैठा है। हम दोनों फोर्स को एक एक करके लिखेंगे, समझेंगे, रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो, तो मैं लिखता हूँ फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए को चलो मैं लिखता हूँ बालक एफ सी ए। ठीक है, एफ सी ए का मतलब सी पर फोर्स ए के द्वारा। तो सी और ए के बीच का डिस्टेंस ए है, तो फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई को के बोल देंगे, लास्ट में रखा जाएगा के Q1 Q2। तो Q1 Q2 और बीच के डिस्टेंस R का मतलब a²। तो ये आ गया तुम्हारा FCA की वैल्यू। पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख लिया अच्छे से कि भाई फोर्स किसके बीच में है। अच्छा, फिर क्वेश्चन पूछूंगा मैं, ये फोर्स कौन लगाया, ए लगाया, किस पर लगा, सी पर लगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछना, उससे क्या होगा, डायरेक्शन भी तुमको क्लियर होगा। जैसे फोर्स ए लगा रहा है, ठीक है, किस पे, सी पर, और फोर्स कैसा, रिपल्सिव है, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। तो ए सी को खींचेगा कि रिपेल करेगा, साइज को दूर भेजेगा, रिपेल करेगा। तो ए का सी पर फोर्स रिपल्सिव होगा, तो रिपल्सिव फोर्स का डायरेक्शन भी दिखा दिया जाए कुछ इस तरीके से। ठीक है ना। चलो, इस वैल्यू को मैं f मान लेता हूँ, अपने ये पूरी बड़ी वैल्यू को
लिखने के बजाय मैं F लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो गया F, डायरेक्शन दे दिया मैंने, इस पर एरो लगा दिया। ये तो C पर A का फोर्स है, अब उतना ही फोर्स C पर B भी लगाएगा। अब क्यों उतना ही क्यों लगाएगा भाई? दोनों चार्ज की वैल्यू सेम है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस भी सेम है, तो और क्या चाहिए? जब चार्ज दोनों सेम है, डिस्टेंस दोनों सेम है, तो काहे को B C पर डिफरेंट फोर्स लगाएगा? डिफरेंट डायरेक्शन में हो सकता है मगर फोर्स की मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगी। तो फोर्स ऑन C ड्यू टू B, FCB के Q1 Q2, बीच के डिस्टेंस A स्क्वायर, और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव B पॉजिटिव C को रिपेल करेगा, दूर भेजेगा, है ना। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सेकेंड फोर्स F। ये वो फोर्स है जो C पर A ने लगाया है, ये वो फोर्स है जो C पर B ने लगाया है, और दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम है ना। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम ही है, कॉमन सेंस की बात है, जब सब कुछ सिमेट्रिकल तो सेम ही होगा। डायरेक्शन दोनों का डिफरेंट था। तो इस तरह मैंने दो अलग अलग फोर्स निकाल लिया। अब मुझको निकालना है, क्वेश्चन में पढ़ो क्या लिखा है, फाइंड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स तो मुझ पे निकालना होगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फोर्स अगर निकालना हो तो इन दोनों का वेक्टर सम लिया जाए, और वेक्टर सम के लिए बीच का एंगल चाहिए मुझको, और हम सब जानते हैं कि ये एंगल 60 डिग्री है, क्योंकि ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल, तो ये एंगल भी कितना होगा 60, क्योंकि एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं, हम लोग वेक्टर पढ़ भी रहे हैं, रिजल्टेंट का फॉर्मूला R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो नेट फोर्स की जो वैल्यू होगी वो होगी स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर की वैल्यू F है, B स्क्वायर भी F है, प्लस 2AB, और बीच का एंगल कितना हो गया, cos 60। ठीक है, तो ये कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 60 इज 1/2। 2 से 2 कैंसिल, तो यू विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ 3F स्क्वायर। तो F नेट की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, F√3। अच्छा, एक बात याद रखना, कुछ चीज़ों को अगर हम मतलब कह सकते हो कि रटना नहीं है, अगर मेमोराइज करेंगे अच्छा रहेगा। जैसे कभी भी दो फोर्स, इक्वल फोर्स है ना, अगर कभी भी दो इक्वल वेक्टर 60 डिग्री पर लगते हैं तो याद रखना उनका रिजल्टेंट जो होगा वो हमेशा F√3 होगा, क्योंकि 60 ये वाला केस बहुत बार तुमको मिलेगा, एंगल बीच का 60 डिग्री हो और दोनों फोर्स आपस में इक्वल हो। तो मेमोराइज करने में कोई हर्जा नहीं, कोई बुरी बात नहीं है। सिमिलरली एक और चीज़ याद रखना कि अगर दोनों फोर्स इक्वल हो और बीच का एंगल 120 हो, तो ये तो मैंने बताया भी था वेक्टर में कि 120 डिग्री पर इक्वल वैल्यू है तो रिजल्टेंट सेम आएगा, और अगर 90 डिग्री पर है दो इक्वल वेक्टर, अगर दो इक्वल वेक्टर 90 डिग्री पर है तो रिजल्टेंट बिकम्स F√2। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट हैं जो अगर हमको पता होंगे तो हमको ये सब क्वेश्चन करने में बहुत तकलीफ नहीं होगी, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होंगे। 60 डिग्री पर √3 F√3, 90 पर F√2 और 120 पर F। और चूँकि फोर्सेस इक्वल हैं तो रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा, एकदम बीचों बीच से पास करेगा। तो ये F√3 पास कहाँ से करेगा, तुमसे पूछूं कि भाई रिजल्टेंट फोर्स कहाँ से आएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा, F√3। अब F की वैल्यू ये है तो यहाँ रख दूँ, तो देयरफॉर F नेट फोर्स इज K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर इंटू √3।
और के को 1/4 पे एप्सिलॉन मैंने माना था, तो एफ नेट को अगर के भी रख दिया जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू √3, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, ये फोर्स सिर्फ सी पर लगेगा ऐसी बात नहीं है, इतना ही फोर्स ए पर भी लगेगा, इतना ही फोर्स बी पर भी लगेगा। ए पर बी और सी मिलकर लगाएंगे, बी पर ए और सी मिलकर लगाएंगे, तो किसी भी चार्ज पे निकालोगे तो बाकी दो के द्वारा इतना रिजल्टेंट फोर्स लगेगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, बात समझ में आ रही कैसे करना है। तो अब बहुत बेसिक से क्वेश्चन है ये। अब इसी को हम लोग बदल करके चेक करेंगे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे अभी तीनों पॉजिटिव था, अब अगले क्वेश्चन में मैं किसी एक को नेगेटिव कर दूंगा, तो फिर तुमको फोर्स निकालना होगा। तो सब कुछ सीखेंगे और बढ़िया से क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे, आराम से करेंगे, धीमे धीमे। समझना जरूरी है पहले, नंबर ऑफ क्वेश्चन को बढ़ाने से फ़ायदा नहीं है, समझना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो जल्दी से कर लो। इसी पर सेकंड क्वेश्चन भी तुरंत करते हैं। ठीक है, जल्दी। अब इसी क्वेश्चन में मान लो बच्चों हल्का सा मैंने चेंज कर दिया और क्वेश्चन करा है कि इफ द चार्ज प्रेजेंट एट वर्टेक्स बी बिकम्स नेगेटिव, बी पर जो चार्ज रखा है उसको मैं नेगेटिव कर दूं, सिर्फ बी को, इसके पहले तीनों पॉजिटिव थे, तो सी पर लगने वाला फोर्स क्या होगा। मैंने फिगर को मिटाया नहीं है पूरा, क्योंकि इसी फिगर में डिफरेंस क्या होगा वो तुमको ध्यान रखना है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हमको तो बहुत बेसिक पकड़ के चलना है। वर्टेक्स बी के चार्ज को नेगेटिव करने की बात हो रही है, तो वर्टेक्स बी के चार्ज को मैं नेगेटिव कर दूं, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करना है, क्यू विल रिमेन क्यू, बस नेगेटिव कर देना है। तो अब नेगेटिव सोचो फर्क क्या होगा। अब ये अच्छा, ए के साथ तो कुछ भी नहीं करना है, तो ए का फोर्स जितना था जैसा था वो सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब कुछ वही रहेगा। बी वाला चार्ज नेगेटिव हो गया है, मैग्नीट्यूड वही है, तो मैग्नीट्यूड वही है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी वही रहेगा। बस नेगेटिव हो जाने से ये जो बी है वो सी को दूर भेजने के बजाय पास खींचेगा, तो फोर्स जो रिपल्सिव था वो अब अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो ये जो फोर्स, अच्छे कन्फ्यूज़न नहीं, इन दोनों में ए का फोर्स कौन था, ये वाला, बोलना नहीं, और बी का फोर्स कौन था, ये वाला। ये तो दोनों का रिजल्टेंट था ना, ये तो दोनों का रिजल्टेंट था, इसकी फ़िलहाल अब कोई हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये जो बी सी को रिपेल कर रहा था अब वो अट्रैक्ट करेगा, तो एफ का डायरेक्शन जो उधर बनाया था तुमने, अब ये तुमको इधर दिखाना होगा। बताओ और क्या फ़र्क होगा, कोई फ़र्क नहीं होगा जी। ये एंगल 60 है, पूरा एंगल 180 होता है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, दिस एंगल विल बी 120। ठीक है, और 120 पर तुमको मैंने एक बात बताया, 60 पर, 120 पर और 90 पर, इन तीनों एंगल पर अगर इक्वल वेक्टर है तो याद रखना 60 डिग्री पर f√3, 120 पर f, 90 डिग्री पर f√2। अगर फोर्स इक्वल हैं तो, अनइक्वल हैं तो भाई कुछ भी आ सकता, निकाल के चेक करना। ठीक है, तो ये सब अगर हमको पता होगा तो बड़ा फटाफट हमारा काम होगा। अब जैसे यहाँ देखो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 120 है, और दोनों फोर्स की वैल्यू भी सेम है, तो इनका रिजल्टेंट 20 से पास तो करेगा, और इस एफ नेट की वैल्यू कितनी होगी, ये एफ ही तो होगा, इस एफ नेट की जो वैल्यू होगी वो एफ के बराबर होगी, इक्वल फोर्स है, रिजल्टेंट भी सेम होगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में एफ नेट ऑन द चार्ज एट सी इज इक्वल टू क्या होगा, एफ क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। ये तुम्हारा क्या होगा आंसर, बस सिंपल। तो ये छोटी छोटी बातों को हमको देखना होगा, अप्लाई करना होगा, सीखना होगा। ठीक है, तो क्लियर है इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था और ये क्वेश्चन में क्या है। कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है तो बहुत ज़ीरो से, बेसिक से, एकदम फंडामेंटल से बढ़ना होगा।
ठीक है, ताकि हर एक बच्चे को समझ में आए कि सर ने ये किया तो क्यों किया। ठीक, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छे से इसको देख लो, समझ लो, कॉपी कर लो। ठीक है, जल्दी। चलते बच्चों एक और क्वेश्चन की तरफ। ये सारे क्वेश्चन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को तुम्हारे दिमाग में एकदम क्लियरली बैठाने के लिए, समझाने के लिए मैं ले रहा हूँ। और ये सारे क्वेश्चंस तुमको कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में करने को आएंगे, तो मेथड पे फोकस करना, पर्टिकुलर क्वेश्चन पे नहीं। मेथड अगर क्लियर है, अप्रोच अगर सही है, तो कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। क्वेश्चन टू क्वेश्चन रटोगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिससे मिलते जुलते या एग्जैक्टली वही एग्जाम में आ जाते हैं, वेल एंड गुड, अच्छी बात है, मगर अप्रोच पर फोकस करना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 पॉइंट चार्ज है, तीनों की वैल्यू क्यू है, और इनको एक इक्विलैटरल ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स पर रख दिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन 3 के अलावा एक और चार्ज है कैपिटल क्यू, और ये चार्ज कैपिटल क्यू इस ट्राइंगल के सेंटर पर रखा गया है। तो मैं क्या करता हूँ, और सेंटर क्या होता है, मीडियंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, हम जानते हैं वही होता है। तो अंदाज से मैं सेंटर बना देता हूँ। ठीक है, क्योंकि फिगर सही बनेगा तो ही दिमाग में सही इन्फॉर्मेशन भी जाएगी। तो ये हो गया बच्चों इस ट्राइंगल का बढ़िया सा एक ठो सेंटर है, और इस सेंटर पे हमने एक चार्ज को बैठाया है क्यू। इस क्यू पर हमें नेट फोर्स निकालना है। आंसर सुन लो पहले, 0 है। ठीक, किसी भी सिमेट्रिकल फिगर में अगर सेंटर पे कोई चार्ज रखा है, नेट फोर्स हमेशा 0 होगा। सिमेट्रिकल फिगर मतलब कि सारे चार्ज सेम होने चाहिए, और जो साइड्स हैं वो इक्वल हो, जैसे स्क्वायर हो गया, रेगुलर हेक्सागन हो गया, पेंटागन हो गया, साइड्स आपस में इक्वल होने चाहिए, कितने भी हो, 3 हो चाहे 4 हो चाहे 6 हो। तो सिमेट्रिकल पॉलीगन में सब आ गए, ट्राइंगल, स्क्वायर सब आ गए। तो सिमेट्रिकल पॉलीगन अगर है, पॉलीगन फिगर है, सिमेट्रिकल फिगर है, तो सिमेट्रिकल फिगर का मतलब एक सेम तरीके के चार्ज घेरे पड़े। चार्ज अलग अलग होगा तो फिर भाई कुछ नहीं कह सकते। तो सिमेट्रिकल फिगर में सेंटर पर कभी भी चार्ज होगा, नेट फोर्स 0 होगा। तो आंसर तो क्लियर है, रट भी सकते हो इसको। लेकिन हमको मान लो प्रूफ करना हुआ, हटाओ प्रूफ करना, खुद को बताना है कि भाई 0 कैसे हुआ। कैसे करेंगे, देखो, ये बताने की बात नहीं है कि तीनों चार्ज का फोर्स इस क्यू पर सेम होगा। ये डिस्टेंस सबकी सेम है, ये चार्ज भी सेम है। तो चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, और क्या चाहिए भाई। तो फोर्स तो इक्वल होगा। फोर्स इक्वल होगा, चलो सारे फोर्स को मैं मान लेता हूँ F, द इक्वल फोर्स इज F, और ये चार के चारों चार्ज पॉजिटिव है। अब हम चार्ज का डायरेक्शन दिखाते हैं, फोर्स का डायरेक्शन दिखाते हैं। ये क्यू इस क्यू को रिपेल करेगा, तो ये फोर्स लगाए इस तरीके से, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स F। ये क्यू इसको रिपेल करेगा, तो ये फोर्स लगाया इस तरीके से F, और ये इसको रिपेल करेगा, तो ये फोर्स लगाया इस तरीके से F। ठीक है, तो ये तीनों फोर्स हो गए आपस में इक्वल, और तीनों फोर्स आपस में इक्वल हैं, और हर दो के बीच में एंगल कितना बनेगा, 120 डिग्री ही तो बनेगा। 120 120 120 भाई इक्वल फोर्स है, तो इक्वल एंगल पर इंक्लाइंड भी होंगे, तो एंगल इज़ 120। अगर मैं तुमको यहाँ फिगर अलग से बना के दिखाऊं तो ये है, ये है और ये है, और एक पॉइंट पर 3 फोर्स लगे और तीनों की मैग्नीट्यूड भी सेम है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखा रहा हूँ इस तरीके से। अच्छा, एक चीज़ तुमसे पूछता हूँ कि मैंने वेक्टर पढ़ाते वक्त इस फिगर से रिलेटेड एक थ्योरम बताया था, जहाँ पर मैंने तुमको वेक्टर के 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक लेक्चर में तुमको बताया, तो वहाँ पर मैंने इससे रिलेटेड थ्योरम बताया था कि अगर एक पॉइंट हो और तीनों फोर्स इक्वल हो, तीनों वेक्टर इक्वल हों,
तो कुछ याद आ रहा है? उस थ्योरम का नाम मुझको ज़रा बताना सारे बच्चे, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर बताना कि उस थ्योरम का नाम क्या था। और उस थ्योरम के हिसाब से अगर ये तीनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और 120 इक्वल एंगल पर इंक्लाइंड है तो नेट फोर्स तो वैसे ही कितना होगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं इस थ्योरम को फॉलो करूँ तो, जिसका नाम तुमको बताना है। और अगर सॉल्व करके करना हो तो अभी क्या बताया कि अगर इन दोनों के बीच एंगल 120 है और दोनों की वैल्यू सेम है तो रिजल्टेंट भी कितना आएगा, f। और वो f कहाँ से पास करेगा, वो f एकदम बीच से पास करेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और वो फोर्स f इस वाले f को कैंसिल कर देगा और नेट फोर्स 0 आ जाएगा। ऐसा भी कर सकते हो, या थ्योरम के हिसाब से यही कर सकते हो, या इसके कंपोनेंट ले लो, इसके एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, इसके भी एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, वैसे भी आ जाएगा। मगर सिंपल तरीका क्या है, तीनों फोर्स इक्वल है, सबके बीच एंगल 120 है। कोई भी दो को लिया उनके बीच का एंगल 120 है, रिजल्टेंट f आएगा। वो f इस f से कैंसिल, नेट फोर्स बिकम 0। तो कैसे भी इसको प्रूफ कर सकते। तो और वो भी मन ना करे यार, तो सिंपल बोल दो यार कि फॉलोइंग डैश 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 थ्योरम, जिसका तुमको नाम बताता है, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं देखूँ कितने बच्चे एक्टिव हैं और कितने बच्चे एक्टिवली उसका थ्योरम का नाम याद रखे हैं। तो फॉलोइंग डैश 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 थ्योरम द नेट फोर्स बिकम्स 0, ठीक है। जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में इस थ्योरम का नाम सबको बताओगे, ठीक है। वेक्टर मैंने पढ़ाया है, तो इस पे एक और क्वेश्चन करेंगे। अभी तो सिमेट्रिकल फिगर, तुमको क्या सर सिमेट्रिकल फिगर था 0, ठीक है। सिमेट्रिकल नहीं होगा तो चार्ज अलग अलग हो तो कैसे करेंगे, अभी करके देख लेते हैं। तो इससे पहले कॉपी करो फिर चलते हैं, ठीक है। जल्दी चलो, इस सिमेट्रिकल फिगर का तो आंसर मान लो 0 आ गया, लेकिन मान लो हमेशा सिमेट्रिकल फिगर नहीं बनेगा। सिमेट्रिकल फिगर का मतलब कि जो चार्ज है उनकी मैग्नीट्यूड और नेचर सब कुछ सेम होना चाहिए, जैसा कि फिगर में देख रहे हो। मान लो इसमें अगर हल्का सा चेंज करके आ जाए, जैसे मैग्नीट्यूड को मैं बाद में चेंज करूँगा, पहले मैं साइन चेंज कर देता हूँ। चलो कुछ इस तरीके से, मैंने इस माइनस क्यू का साइन चेंज कर दिया और फिर बोला कि इस कैपिटल क्यू पर फोर्स निकालो। बोलना बहुत सिंपल है, बस देखना कि क्या चेंज होने पर, इससे मैंने फिगर को मिटाया नहीं है, यहाँ पर घुसाओ कि यहाँ अगर चेंज होगा तो यहाँ पर क्या चेंज होगा। देखो मैग्नीट्यूड मैंने चेंज नहीं किया, अभी उसको भी करेंगे, पहले नेचर को करते हैं। सिमेट्रिकल फिगर था, सेंटर पे कोई भी चार्ज होगा, आंसर 0 है। अगर सिमेट्रिकल फिगर नहीं है, चार्जेस डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, नेचर डिफरेंट है, या दोनों ही डिफरेंट है, तो कैसे करेंगे। तो चलो मैंने नेचर डिफरेंट कर दिया, मैग्नीट्यूड अभी भी सेम है, तो फोर्स इसका वैल्यू वाइज तो सेम होगा। डायरेक्शन को चेक कर लेते हैं। इसका फोर्स अभी भी F रहेगा, वैसा ही सेम डायरेक्शन में। इसका फोर्स भी F वैसा ही रहेगा सेम डायरेक्शन में, क्योंकि इन दोनों को मैंने चेंज नहीं किया है। इसका फोर्स भी वैल्यू वाइज वही रहेगा, मैग्नीट्यूड थोड़ी चेंज किया है, बस नेगेटिव कर दियो यार। तो ये माइनस क्यू इस कैपिटल क्यू यहाँ पे भूलना जाना उसको, ये माइनस क्यू कैपिटल क्यू को जो रिपेल कर रहा था अब वो अट्रैक्ट करेगा। तो तुमको करना क्या है कि बस इस फोर्स का डायरेक्शन जो रिपल्सिव तुम दिखा रहे थे, अब तुमको उसको अट्रैक्टिव दिखा देना है, कुछ इस तरीके से। फिगर बहुत देखना, फिगर से सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, बहुत आसान होगा। सर इतना आसान क्वेश्चन, इतना आसान तरीका तो हम लोग कभी भी नहीं सीखे। देखो तो जो फोर्स रिपल्सिव था उसको मैं अट्रैक्टिव कर दिया, यहाँ तक क्लियर है, अब बिल्कुल सही है। अब सॉल्व कैसे किया जाए, यहाँ तुमको करके दिखाता हूँ मैं सॉल्व। ये दो फोर्स है, इन दोनों के बीच एंगल कितना है 120, और ये है तीसरा फोर्स F। इस फिगर को मैं यहाँ बना दिया, यहाँ तक क्लियर है।
ये दोनों फोर्स के बीच एंगल 120 है और 120 पर अगर दोनों फोर्स इक्वल हैं तो रिजल्टेंट भी क्या होगा, F होगा। तो इस F और इस F का रिजल्टेंट क्या होगा, F, क्योंकि एंगल 120 पढ़ा दिया मैंने। और वो F कहाँ से पास करेगा, एकदम B से पास करेगा, कुछ इस तरीके से F। तो इन दोनों का F भी, इन दोनों F का रिजल्टेंट भी क्या हो गया, F। और ये दोनों F जो है वो सेम डायरेक्शन में हो गए, तो जो पहले कैंसिल हो रहा था वो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा बच्चा, 2F। अब ज़ीरो नहीं होगा। अब F की वैल्यू फाइंड कर लो और रख दो। अब F की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देख लो। F क्या है, F इस चार्ज और इस चार्ज के बीच का फोर्स है। वो फाइंड करने के लिए यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस चाहिए, जो कि तुमको मैं बहुत दफ़ा बताया है कि दिस इज़ a√3। वर्टेक्स से सेंटर तक का डिस्टेंस कितना होता है, a√3। इसको याद रख लो। इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, सेंटर से वर्टेक्स से सेंटर की दूरी a/√3 होती है। ठीक है, अब लगाते हैं। तो F नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। R की वैल्यू कितनी है, a/√3, तो a²/3। 3 को ऊपर भेज दूँ मैं, तो 3 2 जा 6, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट a² इज़ योर लास्ट आंसर। ठीक है, तो ये फिगर बताओ पहले क्लियर है कि नहीं, जो यहाँ मैंने बनाया है। ठीक है, अगर तुम चाहो तो इसी में कर सकते हो, जो बच्चा चाहे तो वहाँ बना सकता है। ठीक है तो जो फोर्स रिपल्सिव था और वो F और ये F कट करके 0 आ रहा था, वो फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा और इसमें ऐड होगा एंड नेट फोर्स बिकम दिस मच। ठीक है, तो कुछ चीज़ें याद रखोगे तो अच्छा होगा। अब देखो, अगर हमको नहीं पता होगा कि 120 डिग्री पर F और F की वैल्यू F ही आती है, तो फिर हमको फिर निकालना होगा। हम क्यों 10 बार निकालें, एक बार निकाल के देखा, यहाँ बैठा लिया कि अच्छा 120 डिग्री पर इक्वल वेक्टर हैं तो सेम वैल्यू आती है, इसको याद कर लिया। 90 डिग्री पर है F√2, 60 डिग्री पर है F√3। तो ये चीज़ याद रखोगे तो हमारा काम आसान होगा। मतलब का काम करेंगे, फिजिक्स पे मेहनत करेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स तो बहुत पहले पढ़ के ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, चलो तो अभी और क्वेश्चन करेंगे इस पर, इसमें और बदलाव करते हैं, तब तुमको मज़ा आएगा। ठीक है, इसको कर लो पहले। अब इसमें एक और मैं चेंज करूं कि मान लो इसको भी डबल कर दिया, 2Q कर दिया। अब देखो मज़ा, ऐसे ही तुमको सीखना है, अलग अलग फिगर में अलग अलग चीज़ों को चेंज करते करते हमें देखना है कि फोर्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब इस पर बहुत लेक्चर आप हम लोग करेंगे, एक लेक्चर में एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। अब इसे कैसे फाइंड करें, देखो इसका फोर्स F रहेगा, इसका फोर्स F है, अट्रैक्टिव है, इसका चार्ज डबल हो गया। यार अगर चार्ज डबल होगा तो फोर्स भी डबल हो जाएगा। तो जो ये F से रिपेल कर रहा था, ये अब 2F से रिपेल करेगा। इस F को हटा तो वो तो रिजल्टेंट था ना, ये हो गया कुछ इस तरीके से 2F। समझ रहे हो क्या हो रहा है, इसका फोर्स F, इसका फोर्स 2F, इसका फोर्स F, इसका फोर्स F रिपल्सिव, इसका फोर्स 2F रिपल्सिव, इसका फोर्स F अट्रैक्टिव। अब 2F क्यों हुआ भाई, चार्ज डबल तो फोर्स डबल, डिस्टेंस थोड़े में चेंज किया। तो अब कैसे निकाले, तो थोड़ा सा अगर अलग से बना के दिखाऊँ तुमको तो और तुमको शायद मज़ा आएगा। कुछ इस तरीके से फिगर हमारा बन रहा है, फाइन। ठीक है, ये है बच्चा 2F, ये है F, ये है F। अब यहाँ पर पे एकदम गुरु मंत्र नोट कर लो, कभी भी ऐसी कंडीशन आए कि अलग अलग फोर्स दिखाई पड़े, इसके पहले सारे फोर्स सेम थे, ये पहला क्वेश्चन जहाँ फोर्स अलग हुआ है। कभी भी दो ऐसे फोर्स को मत लेना जिनकी वैल्यू अलग अलग है। क्यों मैं मना करूँगा, क्योंकि इनका रिजल्टेंट फाइंड तो कर लोगे, बीच का एंगल पता निकाल लोगे, लेकिन वो रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा वो मामला गड़बड़ा जाएगा, वो एंगल क्लियरली मिलेगा नहीं।
क्योंकि अगर दो फोर्स इक्वल है, अच्छा इन दोनों को लेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, इन दोनों को लेंगे तो फ़ायदा ये होगा कि इनका रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा, एकदम बीच से पास करेगा, तो एंगल में दिक्कत नहीं आएगी। इन दोनों का लोगे तो रिजल्टेंट जहाँ से पास करेगा वो एंगल बड़ा परेशान तुम्हें कर देगा। तो ऐसे कंडीशन में हमेशा हमें उन दो फोर्स को लेकर के बढ़ना चाहिए जिनकी वैल्यू सेम होती है। यही सब तुमको सीखना है, यही सब यहाँ पर बैठाना है कि ये किया तो क्यों किया, नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत होगी। करके देख लो इन दोनों को, रिजल्टेंट निकाल लोगे, बीच का एंगल 60 है, मगर वो रिजल्टेंट जहाँ से पास करेगा वो एंगल बड़ी मुश्किल तुमको पैदा कर देगा। उससे अच्छा है कि जो काम आसान से वो करो। तो जो दोनों फोर्स, अच्छा इनकी पूरा एंगल कितना था 120, ये कितना है 60, तो 60 डिग्री पर कितना होता है f√3, और वो f√3 ये हो जाएगा f√3। यही तो को फ़ायदा है, यही फ़ायदा है थोड़ा सा दिमाग को खोल के बैठने का। ये f√3 हमारा इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया, और ये f√3 एकदम बीच से पास करेगा, एकदम बीच से पास करेगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा भैया, 60 का आधा कर दीजिए सर, कितना हो जाएगा 30। अब बच गए दो फोर्स, एक ये और एक ये एंगल कितना था बालक, ये एंगल था 60 डिग्री, तो 60 और 30 कितना हो गया 90, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो जब मैं एफ नेट निकालूंगा तो 90 डिग्री के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज 2f का स्क्वायर, बी स्क्वायर इज 3f का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा f√7, और f की वैल्यू क्या फाइंड किया था 1/4πε0 q1 बाई a स्क्वायर बाई 3, a/√3 था, a स्क्वायर बाई 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7, ये ऊपर निकल जाएगा तो कितना होगा 1/4πε0 q बाई a स्क्वायर इंटू 3√7। ठीक है बच्चा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कुछ छोटी छोटी बेसिक बातों को ध्यान रखोगे तो मज़ा आएगा तुमको क्वेश्चन करने में। ठीक है, जल्दी कर लो, चलते फिर आगे। तो बच्चों आज हम लोग क्लास यहाँ पे स्टॉप करेंगे। ट्रायंगल पर अभी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ट्रायंगल वाले फिगर पे मुझको आज तुमको एक्चुअली में सुपर पोजिशन प्रिंसिपल सिखाना था, तो इसलिए मैं वही क्वेश्चंस लिया जिससे तुमको सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो कुछ एग्जाम्पल समझना है कि सर ने कुछ एग्जाम्पल्स दे करके सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बताया है। इस पे क्वेश्चंस अभी 2-3 लेक्चर में आते रहेंगे, एक लेक्चर में नहीं हो सकता, बहुत लंबे क्वेश्चंस बनते हैं इस पर। ठीक है, और बिलीव को जितने क्वेश्चंस करोगे उतना तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, उतना अलग अलग क्वेश्चन करने की तुम्हारे अंदर काबिलियत जागेगी। इससे क्वेश्चंस जो बताऊंगा उनको अच्छे से फॉलो करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़ लो, रिवीजन कर लो, कहीं कोई डाउट है तो मुझको बताओ, बाकी पढ़ाई करते रहो, मस्ती करते रहो, और करना ही क्या है फिर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।